आज शुरुआत एक ऐसे तूफानी तांडव के साथ जिसका नाम है ताउते। ये उस विनाश का नाम है जिसका जख्म महाराष्ट्र और गुजरात ने सबसे ज्यादा झेला और अब ये तूफान यूपी और उत्तराखंड में तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है। मौसम विभाग ने यूपी और उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया है। मतलब तबाही के इस महा तूफान से अगले 24 घंटे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दो दिन तक तबाही मचाने के बाद ताउते तूफान कमजोर तो पड़ चुका है, लेकिन इसने कई जगहों पर बर्बादी के निशान छोड़े हैं। अरब सागर से उठा ये तूफान जहां भी गया तांडव मचाकर ही खामोश हुआ। चक्रवाती तूफान ताउते सोमवार देर रात गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंच गया। इस दौरान तेज हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इससे पहले महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर इस विनाशकारी तूफान ने जगह जगह तांडव मचाया। कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं जमीन में धंसे खंभे अपनी जगह छोड़कर जमीन पर चित हो गए। आसमान से उतरे इस तूफान ने जमीन पर भीषण तबाही मचाई। गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक में भी ताउते के तांडव ने कई जिंदगियों को खामोश कर दिया। वहीं राजस्थान में भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी था। गुजरात में इस तूफान ने 40 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। कर्नाटक में भी करीब 10 लोगों की जान चली गई। मुंबई में भी 6 लोगों की इस तबाही की वजह से जिंदगी खत्म हो गई। ये तस्वीरें बताती हैं कि तूफान कितना ताकतवर था। महाराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव में इस तूफान के कारण बड़ा नुकसान दर्ज किया गया। नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात, दमन और दीव का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ इलाके का हवाई दौरा किया। इस तूफान की ताकत का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो बर्बादी का हिसाब देखिए। गुजरात में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 5000 गांवों में बिजली संकट पैदा हो गया क्योंकि बिजली के करीब 70,000 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 40,000 से ज्यादा पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। तूफान से भिड़ने के लिए तैयारी पूरी थी, लेकिन फिर भी तूफान हावी रहा और जगह जगह बर्बादी के निशान छोड़ गया। इस तूफान का असर दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में भी देखा जा रहा। जगह जगह बारिश हो रही और मौसम सुहाना हो गया है। समुद्री तूफान ताउते था, इस समय उसका क्या हाल है? तो आपने देखा कि 17 तारीख की रात को इसने लैंडफॉल किया था गुजरात पर, लेकिन उसके बाद ये सुबह तक सीवियर साइक्लोन था और दोपहर में साइक्लोन बना और उसके बाद आज सुबह ये एज ए डीप डिप्रेशन दक्षिण राजस्थान के ऊपर स्थित है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और मध्य राजस्थान में आते आते डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। और ये इसका ट्रैक देखिए, अब ये दिल्ली के आसपास या उत्तर पूर्वी राजस्थान में आते आते लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना कई इलाकों में है। मूसलाधार बारिश हो सकती है, बिजली गरज चमक हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। ताउते फिलहाल शांत पड़ गया है, लेकिन उसके निशान अभी तक बरकरार हैं, जो तस्वीरों के जरिए गवाही देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ताउते की तबाही मचाती तस्वीरें आपने देखी, लेकिन एक वायरस जो बीते 1 साल से तबाही मचा रहा है, अब तक लाखों जिंदगियों को लील चुका है, लेकिन आंकड़ों में उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा। ये सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना से मरने वाले जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो जारी हुए मौत के प्रमाण पत्र से बहुत कम है, बल्कि जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी से इस फर्क को पाटने की कोशिश चल रही है। लेकिन हम अलग अलग शहरों की जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसका सच डरावना है।
कोरोना ने मचाई तबाही। मृत्यु प्रमाण पत्र दे रहे हैं गवाही। गुमनाम आंकड़ों की सबसे बड़ी पड़ताल। पर्दे के पीछे मौत का खेल। कोरोना की महामारी ने पूरे देश की कमर तोड़ दी है। ऐसे जख्म दिए हैं जिनके निशान कई सालों तक नहीं मिटेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा जख्म है मौत का, क्योंकि लोग मर रहे हैं लेकिन उनके नाम आंकड़ों में दर्ज तक नहीं हो रहे, जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। नोएडा के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 मई से 15 मई तक यहां 1478 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। यह आंकड़ा कितना ज्यादा है ये इसी बात से समझा जा सकता है कि मार्च में 678 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिसमें 451 पुरुष और 227 महिलाएं थीं। अप्रैल में 683 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिसमें 440 पुरुष और 243 महिलाएं थीं। लेकिन 1 मई से 15 मई के बीच 1478 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें 964 पुरुष और 514 महिलाएं हैं। ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि किस तरह से नोएडा में मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है। लेकिन मई के आंकड़ों ने सबकी नींद उड़ा दी है, क्योंकि महज 15 दिनों में मौत के प्रमाण पत्र ने मार्च और अप्रैल का आंकड़ा पार कर दिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र के ये आंकड़े सरकार की ओर से जारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि जितने लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई, इसका सटीक आंकड़ा स्वास्थ्य महकमे के पास भी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी मौत बुखार आने से हुई, लेकिन उनकी कोरोना जांच हुई ही नहीं। अब आलम यह है कि लोगों की मौत के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। आप भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आए? जी, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आया हूँ मैं अपने फादर का। तो डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ मैं, और जैसे मैं बात कर रहा था दूसरे लोगों से, ये दिल्ली के अंदर ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, लेकिन यूपी के अंदर ऑनलाइन नहीं है। उसके लिए आज हमें सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद 10 दिन या 20 दिन के बाद हमें डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि बहुत ही देर है, 20 दिन। बिल्कुल। आप बताइए, आप भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आए? जी हाँ, मैं रहता दिल्ली में हूँ, और हमारे परिजन की जो मृत्यु है वो नोएडा में हुई है। और हमारे पास ऑनलाइन सर्टिफिकेट नोएडा का मिल गया है, परंतु इसकी वैल्यू नहीं है जब तक इस पर स्टैंप नहीं लगेगी। और स्टैंप लगाने के लिए ये 10 दिन का समय मांग रहे हैं। कोविड के अंदर, इतने भयंकर महामारी के अंदर हमें कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट पाने के लिए। ये गलत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। ये सिर्फ नोएडा का हाल नहीं है, गाजियाबाद का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जहां पहले शवों को जलाने में परेशानी हो रही थी, वहां अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट नगर निगम जारी करता है, पर प्रमाण पत्र जारी करने की सरकारी साइट कई दिनों से बंद पड़ी है। ऐसे में लोग चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई उन्हें सुनने वाला नहीं। मैं काफ़ी दिन हो गए चक्कर लगाते हुए, आज मुझे फॉर्म मिला है और मैं फॉर्म भर के दे रहा हूँ ये। और यह है कि जो मृत्यु आंकड़ा है सरकारी, वो 2-3 का दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप जाके शमशान घाट में देखो, एक शमशान घाट में 300-300 लाशें एक दिन में जलाई जा रही हैं। और आप कहाँ से आए हैं? लोहिया नगर गाजियाबाद से। आप कब से परेशान? हमने वेबसाइट पे डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का ट्राई किया था, लेकिन इनकी वेबसाइट जो है उसमें प्रॉब्लम बहुत है। कई बार फॉर्म सबमिट नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि साइट खुलती नहीं है। वाराणसी में भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मारा मारी मची है। लोग उस व्यवस्था को कोस रहे हैं जो अस्पतालों से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के तौर पर की गई है, क्योंकि CSR के नियमानुसार जिस अस्पताल में मृत्यु होती है वो अपनी जगह से प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। वाराणसी में कुल 229 अस्पतालों को ये सुविधा दी गई है, लेकिन सिर्फ 135 अस्पताल ही प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। बाकी ने अपना यूजर इस्तेमाल ही नहीं किया है, जिसकी वजह से लोग नगर निगम दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं।
वाराणसी में कोविड के चलते मौतों का आंकड़ा बढ़ा है और इन बढ़े आंकड़ों के बीच नगर निगम के इस कार्यालय में व्यस्तता, बल्कि यूं कहें कि दबाव ज़्यादा बढ़ गया है। अगर बात करें तो 229 अस्पताल ऐसे हैं जो मौतों के जो प्रमाण पत्र हैं, डेथ सर्टिफिकेट को दे सकते हैं, लेकिन मात्र 135 हॉस्पिटल ही डेथ के सर्टिफिकेट को जारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नगर निगम पर दबाव बढ़ रहा है और इसे लेकर तमाम पत्राचार किए जा चुके हैं और आज एक बार फिर सीएमओ को पत्र लिखकर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो ये निवेदन कर रहे हैं कि जो भी अस्पताल जहाँ भी मौतें हो रही हैं, अपने अस्पताल से डेथ का सर्टिफिकेट जारी करें। जिस मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, वो बनता कैसे है और किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, ये समझने के लिए हम गौतम बुद्ध नगर में मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग के इंचार्ज एडिशनल सीएमओ अमित कुमार के पास पहुंचे। मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, उसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल सीएमओ अमित कुमार जी मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं? मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हमें सिर्फ आपका जो हॉस्पिटल डेथ होती है उसमें हॉस्पिटल डेथ का एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है, वो लोग एक स्लिप देते हैं, प्लस आपका जो क्रिमेशन ग्राउंड की जो स्लिप होती है 2, आपका जो अप्लाई करता है वो उसका आधार कार्ड और जो डिसीज का आधार कार्ड। अगर होम डेथ का केस होता है तो होम डेथ के केस में हमें RWA का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। सीएमओ साहब से बात करने के बाद इतना तो समझ में आ गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने इसे बेहद मुश्किल बना दिया है और यही वजह है कि एक एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से बलराम पांडे, गाजियाबाद से शक्ति सिंह और वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और आपने डेथ सर्टिफिकेट के डरावने सच को देखा, अब मौत वाली ड्यूटी का पंचनामा दिखाते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट उन शिक्षकों की मौत से जुड़ी है जिनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी थी, लेकिन उनकी ये ड्यूटी आखिरी ड्यूटी बन गई। दावा है कि पंचायत चुनाव में कोरोना से 1621 लोगों की, शिक्षकों की मौत हुई, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं। तो जिस तरीके से हालात बने, शिक्षक संघ कह रहा है कि 1621 लोगों की मौत हुई, बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 3 लोगों की मौत हुई, और मौत के इन आंकड़ों में उन परिवारों को क्या इंसाफ मिल पाएगा जिन्होंने अपनों को चुनावी ड्यूटी में खो दिया। अब सवाल यह है कि अगर शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि केवल 3 मौतें हुई हैं, तो फिर क्या शिक्षक संघ झूठे आंकड़े दे रहा है? और अगर शिक्षक संघ के आंकड़े सही हैं तो फिर 1619 परिवारों को आखिर कैसे राहत मिलेगी, न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि बड़ी संख्या में बातें सामने आई थी कि चुनावी ड्यूटी में शिक्षकों की मौत हुई, लेकिन विभाग इन मौतों को मानने को तैयार नहीं है और उसी का पंचनामा एबीपी गंगा कर रहा है। तमाम परिवारों से हमने बात भी की, इसमें मामला फंसा हुआ है। शिक्षक संघ कह रहा है कि 1 करोड़ का मुआवजा मिले, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको शिक्षक की नौकरी दी जाए और जो पढ़े नहीं हैं उनको लिपिक की नौकरी दी जाए। जबकि बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि केवल 3 मौतें चुनावी ड्यूटी में हुई हैं, उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी, लेकिन बाकी मौतों से बेसिक शिक्षा विभाग ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या उन परिवारों को न्याय मिलेगा, क्या उन परिवारों को राहत मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आंकड़े बढ़ाकर दिखाए जा रहे हैं या फिर आंकड़े सरकार की तरफ से छिपाए जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में सियासत भी होने लगी है। पंचायत चुनाव की ये डराने वाली भीड़ आप भूले ना होंगे। इस भीड़ के बीच राज्य के बेसिक शिक्षकों ने जान की बाजी लगाकर अपनी ड्यूटी निभाई, चुनाव में योगदान दिया। इस दौरान बड़ी तादाद में शिक्षकों के संक्रमित होने और उनकी मौत की खबरें सामने आई।
राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया था कि चुनाव ड्यूटी के दौरान और इसकी वजह से कुल 1621 शिक्षकों की कोरोना से मौत हो गई। लेकिन यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री ने एक प्रेस नोट जारी कर इसे नकार दिया है। इसका आधार तमाम डीएम से राज्य निर्वाचन आयोग को मिली अधिकृत सूचना को बताया गया है। निर्वाचन आयोग की एक स्पष्ट गाइडलाइन है कि किस मृत्यु को चुनाव की ड्यूटी के दौरान की मृत्यु माना जाएगा। उस गाइडलाइन के आधार पर जब ये विवाद आगे बढ़ा तो राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से वो जानकारी मंगाई और उस आधार पर जो हमको अधिकृत सूचना मिली है वो ये मिली है कि हमारे 3 शिक्षक इलेक्शन ड्यूटी के दौरान उनका निधन हुआ है। संघ ने दावा किया है कि ये वो 1621 लोग हैं जो चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हुए और बाद में इनकी मौत हो गई। इसलिए इनके परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाए और मृतक आश्रितों को नौकरी। यही वो सूची है जिसको लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। 19 मई को जारी इस प्रेस नोट से सरकारी मंशा साफ हो गई। इसमें साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से किसी कर्मचारी की ऑन ड्यूटी मृत्यु होना सिर्फ उसके घर से ड्यूटी की जगह तक आने और जाने की हालत में ही माना जाएगा। इस नियम के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग सिर्फ 3 शिक्षकों को ही ऑन ड्यूटी मृत मान रहा है। इसने शिक्षक संगठनों और कर्मचारी संघों को भड़का दिया है। पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव की वजह से कोरोना संक्रमित होकर मौत के मुंह में जाने को ड्यूटी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। 1600 से अधिक शिक्षकों की मौत की जिम्मेदारी ना लेना, उनको मुआवजा देने से बचना और शिक्षक संघ की सूची को भ्रामक बताना, ये नितांत गलत है। शिक्षक संघ अपने जो साथी मृतक हो गए हैं उनके परिवारों के हक के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। पंचायत चुनाव की शुरुआत से ही शिक्षक संघ से जुड़े पदाधिकारी कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से चुनाव टालने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। मौत के आंकड़े देने पर भी उसे पहले दिन से ही नकारा जाता रहा। मुख्य सचिव महोदय सामने आए थे। वर्चुअल मीटिंग में हम लोगों से सभी कर्मचारी नेताओं से बैठक हुई थी और उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि जहां तक कर्मचारियों की मृत्यु का बात है, जो कोरोना है वो सरकार के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 14 दिन क्वारंटाइन का माना जाता है। इस बीच हम ये कैसे कह दें कि जो एक आदमी कर्मचारी अपने घर से ड्यूटी के लिए गया और ड्यूटी को अंजाम देकर अपने घर में अगर डेथ होती है तो उससे माना जाएगा। सरकार का दावा अपनी जगह है, लेकिन हकीकत अलग लगती है। लखनऊ के त्रिवेणी नगर के रहने वाले लीलाधर दीक्षित 57 साल के थे। चुनाव ड्यूटी के लिए बुलाई गई ट्रेनिंग में 12 अप्रैल को गए थे। वहां से लौटने के बाद से ही असहज हो गए। कोरोना से मिलते जुलते लक्षण देखकर परिजनों ने उनका टेस्ट करवाया। आशंका सही निकली, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन मिली 4 दिन बाद। इस वक्त तक उन्हें अस्पताल में दाखिला नहीं मिला। किसी तरह 17 अप्रैल को तमाम जुगाड़ लगाकर अस्पताल में भर्ती तो हो गए, लेकिन तबीयत लगातार बिगड़ने की वजह से नहीं रहे। परिवार में पत्नी आशा रानी के अलावा एक बेटा और बेटी है। इन्हें सरकार का ताजा फरमान किसी उपहास की तरह लग रहा है। लौट के ड्यूटी से आए हैं 14 तारीख को। उनको कुछ भारीपन लगा, बदन दर्द लगा, तो हमने उनको 15 तारीख को दवा लेने गए कैरियर में। तो डॉक्टर ने कहा कि पहले आप कोविड टेस्ट कराइए, फिर मैं दवा दूंगा। तो तुरंत कोविड टेस्ट करा लिया, उसमें कोई बात ही नहीं। चलिए ठीक है। टेस्ट कराने में रिपोर्ट कहा 17 को मिलेगी, 15 को नहीं तुरंत दिया उन्होंने। 17 को रिपोर्ट मिलेगी। तो 17 को रिपोर्ट मिलने से पहले ही सुबह से उनकी कुछ तबीयत खराब होने लगी। हम लोगों ने हॉस्पिटल के लिए उनको निकाल दिया। झांसी के बंगरा ब्लॉक के लारोन गांव में सहायक टीचर ऋतु पांचाल की भी कोरोना से 7 मई को मौत हो गई। चुनाव के दौरान ऋतु की जान गई। झांसी के प्रेम नगर के खाती बाबा में रहने वाला उनका परिवार दुख में डूबा है। ऋतु के पति छोटी सी दुकान चलाते हैं। 12 साल की बेटी और 17 साल के बेटे के लिए आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। वो बंगरा ब्लॉक में टीचर थी, तो उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी, ग्राम पंचायत इलेक्शन में। इस दौरान उनको कोविड हो गया 7 तारीख को। कोई सरकार से आपको क्या कोई मदद मिली है? अभी कोई मदद नहीं मिली।
रायबरेली में भी मृत शिक्षकों के परिवार को झटका लगा है। अकेले रायबरेली में 49 शिक्षकों की मौत के शिक्षक संघ ने दावे किए हैं। इनमें राही ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल बकवारा के टीचर संदीप कनौजिया भी हैं, जिनकी पत्नी सविता और 16 साल के बेटे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर सरकार से पूरी मदद नहीं मिली तो उनका भविष्य क्या होगा। उनकी 14 तारीख को इलेक्शन ड्यूटी में लगी थी। उसके पहले वो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल फिट थे। जब वहाँ से आए तो उनको कहते हैं काफ़ी वीकनेस फील हुई, और जब टेस्ट कराया गया तो कोविड पॉजिटिव निकले वो। उसके बाद हम लोगों को उन्हें लालगंज L2 में रेफर कराया गया, जहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया। नियमों का हवाला देकर सरकारी फरमान तो जारी हो गया, लेकिन इसकी वजह से दर्जनों मृत शिक्षकों के परिवारों पर जो गुजर रही है उसका दर्द सिर्फ वही जानते हैं। एबीपी गंगा के लिए रायबरेली से डॉक्टर पंकज और झांसी से चंद्रकांत के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्था की नजर में मौतों का क्या महत्व है। बात करते हैं कोरोना की रोकथाम की, क्योंकि जहां देश में कोरोना की मौत की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, वहीं यूपी में यह रफ्तार घट रही है। और अब नीति आयोग और WHO भी यूपी के मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस यूपी में बीते एक हफ्ते पहले 30,000 से ज्यादा नए केस आ रहे थे, वहां आखिर ऐसा क्या हुआ कि न सिर्फ नए केस कम हो गए, बल्कि दूसरे राज्यों के लिए वो रोल मॉडल बन गया। भारत अब भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। दुनिया के 40% से ज्यादा कोरोना के मामले हर दिन भारत में आ रहे हैं। दुनिया में हर तीसरी मौत भारत में हो रही। पिछले 24 घंटों में 4,529 मौत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जहां यूपी में मामले लगातार कम हो रहे, तो वहीं देश के दूसरे राज्यों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। क्योंकि यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 7,336 नए मामले सामने आए, जो बता रहे हैं कि कैसे दूसरे राज्यों के मुकाबले ये आंकड़े बहुत कम हैं। क्योंकि 8 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से ज्यादा केस प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे, जबकि 75% मामले केवल 10 राज्यों से ही आ रहे। लेकिन इसमें यूपी का नाम नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में महामारी की दूसरी लहर का कहर अब कम होने लगा है। नए मामलों के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। पहले प्रदेश के कई दर्जन जिले ऐसे थे जिनमें अप्रैल के आखिर में नए मरीजों की संख्या सैकड़ों में होती थी, लेकिन अब इन जिलों में कोरोना संक्रमण के नए मामले दहाई में पहुंच गए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट के लिए योगी सरकार के उठाए गए सख्त और अहम कदमों को माना जा रहा। यही वजह है कि कोरोना संकट के बीच यूपी सरकार के उठाए गए कदमों की WHO और नीति आयोग ने भी सराहना की, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा केस यूपी से आ रहे थे। लेकिन मौजूदा स्थिति एकदम उलट है। पिछले करीब 1 महीने से आंशिक कोरोना कर्फ्यू है। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया है। मरीजों को सही समय पर इलाज देने का दावा है।